अपना बना के मुझे छोड़ न जाना, प्यार भरा दिल ये मेरा तोड़े न जाना, अपना बना के मुझे छोड़े न जाना, प्यार भरा दिल ये मेरा तोड़े न जाना, दिल मेरा कुर्बान मेरी जान भी कुर्बान, दिल मेरा कुर्बान मेरी जान भी कुर्बान, कुर्बान तुझ पर ये जवानियाँ, कुर्बान तुझ पर ये जवानियाँ, गोरी है कलाइयाँ। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है वर्टेक्स टाइम एकेडमी में। दोस्तों, कल की जो क्लास हुई थी तो मैंने दोस्तों राष्ट्रीय आय के मापने की दो विधियों के बारे में बताया हुआ था। एक दोस्तों मैंने बताया था उत्पाद विधि और दूसरा दोस्तों मैंने बताया हुआ था आय विधि। आज की क्लास में दोस्तों हम लोग बात करेंगे व्यय विधि को लेकर के। तो जिन लोगों ने मेरी कल की क्लास नहीं देखी है दोस्तों, आप लोग देख लीजिए, क्योंकि आज की क्लास का दोस्तों जो टॉपिक रहेगा वो दोस्तों रहेगा व्यय विधि, राष्ट्रीय आय मापने की व्यय विधि। ठीक है दोस्तों, तो राष्ट्रीय आय मापने की मापने की व्यय विधि। ठीक है दोस्तों, अब इस व्यय विधि में दोस्तों हम लोग क्या करते हैं जरा इस पर देख लेते हैं राष्ट्रीय आय में। ठीक है, मापने की व्यय विधि में तो दोस्तों अगर हम लोग बात करें राष्ट्रीय आय मापने की व्यय विधि, तो दोस्तों इसमें क्या किया जाता है राष्ट्रीय आय में, जब दोस्तों व्यय विधि के द्वारा राष्ट्रीय आय की हम लोग गणना करते हैं तो उसमें कुल खर्चों को योग को जोड़ दिया जाता है। इसी विधि को ही दोस्तों हम लोग क्या कहते हैं, व्यय विधि। जब दोस्तों हम लोग राष्ट्रीय आय की गणना व्यय विधि के द्वारा करते हैं तो इसमें किए गए कुल खर्चों के योग को जोड़ दिया जाता है या कुल खर्चों का योग कर देते हैं, और यही विधि दोस्तों हमारी क्या कहलाती है, व्यय विधि कहलाती है। व्यय का मतलब खर्च करना, तो कितना खर्च किया गया इसको जोड़ दिया जाता है, यही दोस्तों हमारी क्या कहलाती है, व्यय विधि। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग आज बात कर रहे हैं राष्ट्रीय आय मापने की व्यय विधि को लेकर के, और क्या है दोस्तों इस पर जरा हम लोग चर्चा कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके अंतर्गत राष्ट्रीय आय की गणना करते समय उपभोग व्यय, निवेश व्यय, सरकारी व्यय तथा विदेशी व्यापार पर किए गए व्यय को जोड़ देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसका मतलब ये हुआ कि राष्ट्रीय आय मापने की जो व्यय विधि है इसमें दोस्तों कुल खर्चों को हम लोग क्या जोड़ दिया जाता है। तो जैसे दोस्तों उपभोग व्यय यानी कितना व्यय किया गया, निवेश के द्वारा कितना व्यय किया गया, सरकारी व्यय कितना हुआ, और विदेशी व्यापार पर किया गया कितना व्यय हुआ। यहाँ पर दोस्तों विदेशी व्यापार जो आयात निर्यात किया जाता है, मतलब अगर कोई व्यक्ति दूसरे देश से आया घूमने और अपने यहाँ 1 या 1.5 लाख या 2 लाख रुपए दोस्तों खर्च कर दिए तो उसको भी दोस्तों इसी में शामिल करेंगे। क्यों? क्योंकि कभी हम भी जाएंगे उनके यहाँ दोस्तों खर्च करेंगे, तो उसी को बोला जाता है शुद्ध विदेशी व्यय। ठीक, मतलब आयात निर्यात यानी विदेशी व्यापार पर किए गए व्यय।
तो किसी भी दूसरे देश का व्यक्ति अगर अपने यहाँ दोस्तों खर्च करता है या होटल में आना खाना खाया, तो इसका मतलब उत्पादन हुआ कहाँ से, होटल में खाना खाया, तो उसे भी दोस्तों इसी में क्या शामिल करेंगे। ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर दोस्तों, तो यहाँ से दोस्तों फार्मूला क्या निकल के आ जाएगा, राष्ट्रीय आय बराबर उपभोग व्यय प्लस निवेश व्यय प्लस सरकारी व्यय प्लस विदेशी व्यापार पर व्यय प्लस विदेशी व्यापार। ठीक है दोस्तों। तो यहाँ से दोस्तों ये आपकी विधि क्या कहलाती है, व्यय विधि। और इसमें दोस्तों क्या इस तरीके से दोस्तों हम लोग क्या राष्ट्रीय आय का मापन करते हैं व्यय विधि के द्वारा। ठीक है दोस्तों। सीधे सीधे आप ये समझोगे, व्यय विधि के अंतर्गत सभी खर्चों के योग को जोड़ दिया जाता है। इससे ही दोस्तों हम लोग किसका मापन करते हैं, राष्ट्रीय आय। तो राष्ट्रीय आय बराबर उपभोग व्यय, निवेश व्यय, सरकारी व्यय और विदेशी व्यापार, ये सभी इन्हीं खर्चों को दोस्तों क्या जोड़ दिया जाता है। दोस्तों बात करें अगर अगले पॉइंट की, तो एक दोस्तों अर्थशास्त्री थे, अर्थशास्त्री कीन्स ने व्यय विधि का निम्न फार्मूला बताया। ठीक है दोस्तों। तो एक अर्थशास्त्री थे दोस्तों, उनका नाम क्या था, कीन्स दोस्तों अर्थशास्त्री था। इन्होंने दोस्तों जो व्यय विधि है इसके लिए एक फार्मूला प्रस्तुत किया, और इसी फार्मूले को दोस्तों हम लोग लिखने जा रहे हैं। वो दोस्तों फार्मूला क्या था व्यय विधि को, इसी पर दोस्तों हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो दोस्तों वो फार्मूला क्या था जरा सुनिए। फार्मूला था दोस्तों y बराबर c प्लस आई प्लस जी और प्लस x माइनस एम। ये दोस्तों फार्मूला था, और ये दोस्तों फार्मूला किसके द्वारा दिया गया था, अर्थशास्त्री कीन्स के द्वारा। ठीक है दोस्तों। तो ये दोस्तों जो फार्मूला था अर्थशास्त्री कीन्स के द्वारा दिया गया था। अब दोस्तों y बराबर क्या था, y बराबर c प्लस आई प्लस जी प्लस x माइनस एम। ठीक है ना, ये था। यहाँ पर दोस्तों y की बात करें तो y मतलब राष्ट्रीय आय। सुनते रहना दोस्तों क्योंकि लिखना पड़ेगा। y बराबर हमारा राष्ट्रीय आय होगा। ठीक है। और c की दोस्तों बात करें तो ये दोस्तों हो जाएगा उपभोग खर्च। c का मतलब उपभोग खर्च। और i की दोस्तों हम लोग बात करें तो i का मतलब निवेश व्यय। और g की दोस्तों हम लोग बात करें तो सरकारी खर्च। और x की दोस्तों बात करें तो कुल निर्यात, और m की बात करें तो दोस्तों कुल आयात। ठीक है दोस्तों। x हमारा कुल निर्यात और m दोस्तों कितना, कुल आयात हो जाएगा। फिर से दोस्तों सुन ले, y जो लिखा हुआ है इस y का मतलब है राष्ट्रीय आय। और c का दोस्तों मतलब है उपभोग व्यय, उपभोग खर्च। i का मतलब है निवेश व्यय। g का मतलब है दोस्तों सरकारी खर्च। और दोस्तों यहाँ पर x का मतलब है कुल निर्यात, और m का मतलब है कुल आयात। और ये दोस्तों फार्मूला अर्थशास्त्री कीन्स के द्वारा व्यय विधि निकालने का दोस्तों क्या फार्मूला दिया गया था। ठीक है दोस्तों। तो व्यय विधि क्या थी, तो राष्ट्रीय आय का जब हम लोग मापन व्यय विधि के द्वारा करते हैं तो दोस्तों यह विधि केवल और केवल सरकारी खर्च या कुल खर्च के योग को जोड़ देती, व्यय विधि कहलाती। इस विधि में दोस्तों उपभोग खर्च, निवेश खर्च, सरकारी खर्च, इन सभी को जोड़ दिया जाता है। और एक वैज्ञानिक अर्थशास्त्री थे, उन्होंने दोस्तों व्यय विधि का ये फार्मूला क्या प्रस्तुत किया था। ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आप लोग इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर दोस्तों हम लोग आगे बात करते हैं। चलिए दोस्तों अगली हेडिंग पड़ी हुई है कि भारत में जब हम लोग राष्ट्रीय आय की गणना करते हैं तो कौन कौन सी दोस्तों कठिनाइयाँ आती हैं, क्या क्या समस्याएं आती हैं,
क्या क्या प्रॉब्लम होती है। तो कभी अगर मेंस में दोस्तों लिखने को आए कि निम्नलिखित में से राष्ट्रीय आय की गणना करते समय क्या क्या कठिनाइयां आती है, 200 या 250 वर्डों में लिखे तो कम से कम आप कुछ वहां लिख सके दोस्तों, ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों हम लोग बात करते हैं भारत में राष्ट्रीय आय की गणना में होने वाली कठिनाइयां। तो पहली दोस्तों हम लोग कठिनाई की बात करें तो पहला दोस्तों जो कठिनाई रहेगी जरा सुनना दोस्तों, वो रहेगा दोस्तों पर्याप्त एवं विश्वसनीय, पर्याप्त एवं विश्वसनीय, पर्याप्त एवं विश्वसनीय आंकड़ों का अभाव, पर्याप्त एवं विश्वसनीय आंकड़ों का अभाव, आंकड़ों का अभाव। ठीक है दोस्तों, क्या रहेगा? पर्याप्त एवं विश्वसनीय आंकड़ों का अभाव। ठीक, एक तो दोस्तों क्या होता है, हम लोगों को पर्याप्त मात्रा में और पूरा विश्वसनीय एग्जैक्ट आंकड़ा नहीं मिल पाता है और इसका भी दोस्तों क्या अभाव रहता है। तो एक कठिनाई का प्रमुख कारण दोस्तों ये भी है, पर्याप्त और विश्वसनीय आंकड़े का अभाव रहता है हम लोगों के पास में। दूसरा दोस्तों अगर हम लोग दूसरे पॉइंट की बात करें तो जरा देख लेते हैं। उत्पादन के कुछ भाग की गणना करना, कुछ भाग की गणना करना कठिन होता है, गणना करना कठिन होता है। एक तो दोस्तों हमारा दूसरा पॉइंट ये हो जाएगा कि मतलब हमने अगर किसी चीज का उत्पादन किया तो दोस्तों इसके उत्पादन की गणना करना हमारे लिए कभी कभार कठिन हो जाता है और हम गणना नहीं कर पाते। तो एक दोस्तों राष्ट्रीय आय में ये भी समस्या आती है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद दोस्तों हम लोग अगर और आगे की अगर बात करें तो जरा देखते हैं और क्या क्या पॉइंट रहेगा। तीसरा दोस्तों पॉइंट जो हमारा रहेगा वो दोस्तों रहेगा देश में मानवीय संसाधनों का समुचित उपयोग ना होना, मानवीय संसाधनों का समुचित उपयोग ना होना, समुचित उपयोग ना होना। ठीक है दोस्तों, एक दोस्तों ये भी समस्या रहती है, देश में जितने भी मानव के संसाधन होते हैं जिनका दोस्तों वो यूज करता है, इसका उपयोग सही से नहीं हो पाता है। तो राष्ट्रीय आय की गणना में एक ये भी दोस्तों बड़ी समस्या रहती है, मानवीय संसाधनों का समुचित उपयोग नहीं हो पाता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद दोस्तों चौथा पॉइंट की बात करें तो वो दोस्तों रहेगा हमारा क्या, सामाजिक व आर्थिक पिछड़ापन, सामाजिक व आर्थिक पिछड़ापन, सामाजिक व आर्थिक पिछड़ापन। एक दोस्तों ये भी समस्या रहती है, हम लोग सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से क्या होते हैं, पिछड़े होते हैं। और आखिरी दोस्तों कारण रहेगा शिक्षा एवं जागरूकता का अभाव, शिक्षा एवं जागरूकता का अभाव, शिक्षा एवं जागरूकता का अभाव। ठीक है दोस्तों, एक हमारा दोस्तों ये भी कारण रहता है। ठीक है ना, तो ये दोस्तों कुछ हमारे कारण है जब हम लोग राष्ट्रीय आय की गणना करते हैं। तो गणना करते समय दोस्तों कौन कौन सी कठिनाइयाँ आती हैं, इन कठिनाइयों में दोस्तों प्रमुख आपका ये कारण है। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग बात करें पर्याप्त एवं विश्वसनीय आंकड़ों का अभाव, यानी कि हमारे पास पर्याप्त और विश्वास वाले आंकड़े नहीं हो पाते, इनकी कमी रहती है। ठीक है दोस्तों, दूसरा उत्पादन के कुछ भाग की, हम लोग जो भी उत्पादन किया जाता है दोस्तों तो उसमें से कई ऐसे भाग रह जाते हैं जिनकी हम गणना नहीं कर पाते हैं, एक ये भी समस्या दोस्तों बनी रहती है। तीसरा दोस्तों देश में जितने भी मानवीय संसाधन है
इनका उपयोग समुचित हम लोग नहीं कर पाते या समुचित नहीं हो पाता, जिस कारण से दोस्तों राष्ट्रीय आय की गणना में कठिनाइयाँ आती है। और तीसरा, सामाजिक व आर्थिक पिछड़ापन, यानी कि सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से पिछड़ापन भी दोस्तों राष्ट्रीय आय की गणना में कठिनाइयां पैदा करता है। और चौथा सबसे बड़ा कारण, शिक्षा एवं जागरूकता का अभाव। अपने पास दोस्तों शिक्षा और जागरूकता का अभाव कम है, इस कारण से दोस्तों राष्ट्रीय आय की गणना में ये भी एक बड़ा समस्या रहती है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपके कुछ दोस्तों पॉइंट थे जो भारत में राष्ट्रीय आय की गणना में होने वाली कठिनाइयां थी। ठीक है, तो दोस्तों आप लोग इतने का स्क्रीनशॉट ले लो, फिर दोस्तों हम लोग आगे बात करते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम लोग बात कर लेते हैं भारत में जो आय है दोस्तों, इसकी असमानता के क्या कारण है। ये जो अपनी भारत में आय है, ये दोस्तों समान मात्रा में वितरित क्यों नहीं हो पाती। अगर एक व्यक्ति है तो 1 रुपये धन होना चाहिए, 2 है तो 2 होना चाहिए। फिर दोस्तों ये असमानता क्यों रहती है, किसी के पास ज़्यादा धन है, कम है। तो इसका दोस्तों हम लोग कारण जानने का प्रयास कर रहे हैं। तो भारत में आय असमानता के क्या क्या कारण है वो दोस्तों हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो सबसे पहला दोस्तों हम लोग कारण की बात करें तो पहला हमारा दोस्तों कारण है भूमि के स्वामित्व। भूमि के स्वामित्व यानी भूमि का जो मालिक है, जिस पर उसका स्वामित्व है, तो स्वामित्व में असमानताएं फैली हुई हैं। ठीक है दोस्तों, असमानताएं, ठीक है ना दोस्तों। तो सबसे बड़ा एक ये भी कारण है, क्या, भूमि का जो मालिक है, जब यहीं पर दोस्तों असमानताएं, बराबर मात्रा में भूमि है नहीं, किसी के पास ज़्यादा, कोई गरीब है, तो एक दोस्तों ये भी कारण हो सकता है भूमि के स्वामित्व में असमानताएं यानी भूमि समान मात्रा में दोस्तों वितरण नहीं है, असमान है, किसी के पास ज़्यादा है और किसी के पास दोस्तों कम है। तो एक दोस्तों ये भी आपका कारण है असमानता, और ज़्यादा कम, इस कारण से दोस्तों आय जो है वो दोस्तों उसमें असमानता बनी रहती है, समान मात्रा में वितरित नहीं हो पाती है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद दूसरा दोस्तों हम लोग अगर पॉइंट की बात करें तो दूसरा हमारा पॉइंट रहेगा बढ़ती हुई बेरोजगारी। ठीक है दोस्तों, एक तो दोस्तों ये भी समस्या है सबसे बड़ी, बेरोजगारी यानी जो बढ़ती हुई बेरोजगारी है, ये भी दोस्तों आय में असमानता का कारण है। मान लेते हैं दोस्तों देश में बेरोजगारी बढ़ती चली जा रही, लोगों के पास पैसा नहीं है, ठीक, किसी के पास है किसी के पास नहीं है, तो दोस्तों आय समान मात्रा में कहाँ वितरित हो पाएगी, आय में क्या असमानता बनी ही रहेगी, क्योंकि बेरोजगारी जो है ये दोस्तों बढ़ती चली जा रही है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों तीसरा कारण की अगर बात करें, व्यावसायिक प्रशिक्षण में असमानताएं, ठीक है दोस्तों। तो जितने भी दोस्तों व्यवसाय करने वाले लोग हैं उनको दोस्तों इतना बेटर प्रशिक्षण मिल नहीं पाता, किस तरीके से हमें क्या कार्य करना है, किस समय कौन सी चीज़ को डालना है, इसमें दोस्तों असमानता बनी ही रहती है। इस कारण से दोस्तों ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर व्यवसायिक प्रशिक्षण में असमानता, यानी कि जितने भी व्यवसायिक हैं, प्रशिक्षण मतलब जो व्यवसाय करने वाले दोस्तों नई नई टेक्नोलॉजी को नहीं सीख पाते हैं, नए नए क्या क्या है, तो उनमें जब असमानताएं रहती है तो इस कारण से दोस्तों हमारा आय में भी असमानता बनी रहती है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों चौथे अगर पॉइंट की बात करें तो दोस्तों शिक्षा एवं जागरूकता के अभाव के कारण आय में असमानता रहती है,
असमानता रहती है। ठीक है दोस्तों, एक दोस्तों हमारा चौथा पॉइंट ये भी हो जाएगा, क्योंकि शिक्षा और जागरूकता, क्योंकि दोस्तों हम लोग ज़्यादा शिक्षित नहीं है, जागरूक नहीं हो पाते हैं। ठीक है दोस्तों, इसकी कमी बनी ही रहती है, जिस कारण से दोस्तों जो ये आय है ये दोस्तों समान मात्रा में वितरित नहीं हो पाती है, और इस आय में असमानता बनी ही रहती है, आय में असमानता बनी ही रहती है। और पांचवा दोस्तों पॉइंट की अगर बात करें तो कीमतों में होने वाली वृद्धि। ठीक है ना, या तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग पांचवा पॉइंट अगर लिख लें तो यहाँ पर दोस्तों ये भी आप लिख सकते हो, कीमतों में होने वाली वृद्धि, कीमतों में होने वाली वृद्धि। ठीक है दोस्तों, तो जितनी भी दोस्तों वस्तुओं और सेवाएं हैं, अगर इनके कीमत में दोस्तों वृद्धि हो जाएगी तो आप बताइए दोस्तों, क्या आय में असमानता रहेगी, समान रहेगी या नहीं दोस्तों? क्योंकि वस्तुओं और सेवाओं की कीमत में दोस्तों वृद्धि हो गई है। अब किसी के पास ज़्यादा पैसा है, किसी के पास कम है, तो ये जो पैसा दोस्तों समान मात्रा में वितरित हो नहीं पा रहा। ठीक है, कीमत में वृद्धि हो गई, जिसके पास पैसा वो खरीदेगा, जिसके पास नहीं है दोस्तों वो नहीं खरीद पाएगा, अपना काम ऐसे ही चलेगा। तो ये दोस्तों आपके कुछ पॉइंट थे जो आय में असमानता को दर्शाते हैं। एक बार देख लेते हैं दोस्तों, भूमि की स्वामित्व में असमानता, यानी कि भू मालिक जो भूमि के स्वामी है उनके दोस्तों उसमें भी असमानता रहती है। दूसरी बात करें तो बढ़ती हुई बेरोजगारी, ये भी दोस्तों आय में असमानता का कारण है। व्यवसायिक प्रशिक्षण में असमानता, इसके बाद दोस्तों शिक्षा एवं जागरूकता के अभाव के कारण आय में असमानता रहती है। और पांचवा बात करें तो कीमतों में दोस्तों होने वाली वृद्धि। तो ये दोस्तों सभी के सभी कारण आपकी आय में असमानता के हैं। ठीक है दोस्तों, स्क्रीनशॉट दोस्तों आप लोग ले लो, जरा स्क्रीनशॉट दोस्तों ले लो। तो चलिए दोस्तों, आप सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो दोस्तों आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। अगर दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों शेयर करें। और दोस्तों मैं प्रार्थना करता हूं कि आप सभी लोग खुश होंगे दोस्तों, स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद दोस्तों।